जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। जैसे कि हम डेली एक नेशनल न्यूज़ उठा रहे हैं, तो आज की जो न्यूज़ है, जो 13 जून की जो एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो हमें न्यूज़ आप तक पहुंचानी है, वो न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये द हिंदू की न्यूज़ है, पेज नंबर 2 की, आज ही की 13 जून की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक राइट टू लाइफ includes the right not to be tied down by casteism से हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी दी है। अब ये क्या है पहले देख लेते हैं। इसमें जो पेटिशनर है, यानी कि जिसने याचिका करी है, अब उसका नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, इसलिए हम उसका नाम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो जिन्होंने पेटिशन करी थी कि उनका जो कास्ट है, वो असल में चाहते थे उनकी जो कास्ट है वो बदल दी जाए, राइट। तो जैसे कि उन्होंने जो पैन कार्ड है उसमें उन्होंने जो कास्ट है वो बदली है। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जब इन्होंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो कास्ट है उसको बदला, तो जो आधार कार्ड है और जो पैन कार्ड है जिनके अंडर ये हैं, उन्होंने बदल दिया उनका कास्ट। परंतु जब बात सीबीएसई की है, यानी कि जब वो अपनी जो उनकी मार्कशीट है उसमें वो चाहते थे कि उनका जो कास्ट है उस कास्ट को बदला जाए, परंतु सीबीएसई ने मना कर दिया, राइट। तो ये मुद्दा कहाँ पहुंचा, फिर हाईकोर्ट पहुंचा। तो हाईकोर्ट ने इसमें एक टिप्पणी दी है कि जो राइट टू लाइफ होता है, राइट टू लाइफ जो होता है, जो आपको पता है आर्टिकल 21 में है, उसमें ये बात बिल्कुल सही है, उसमें ये बात शामिल है कि आप किसी को भी एक कास्ट में सीमित नहीं कर सकते। यानी कि जिसकी जो कास्ट है, अगर वो उस कास्ट से खुश नहीं है और वो बदलना चाहता है तो आप उसे रोक नहीं सकते, राइट। तो इसी में ये सारा मुद्दा है। तो देखिए, इससे संबंधित जो डेटा है हमारा, जो एग्जाम रिलेवेंट जो डेटा है वो हमें डिस्कस करना होता है। अब उससे पहले ये देखिएगा, ये राइट साइड आप देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये कश्मीर का एरिया है। कश्मीर के एरिया में आप ये पैलेट्स गन होती है, पैलेट्स गन, राइट, जिसमें क्या होता है कि किसी को चोट लगती है पर उसकी जान नहीं जाती है, क्योंकि इसमें पैलेट्स होते हैं, राइट, जिसे आप छर्रा कहते हैं, राइट। तो आपको लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको चोट आएगी, पर आपका जीवन का अंत नहीं होगा। तो ये बंदूक इसीलिए लाई गई क्योंकि जो राइट टू लाइफ है, जो अनुच्छेद 21 है, उसकी वजह से, क्योंकि ये आपको जीने का अधिकार देता है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 के बारे में क्या लिखा है, पहले वो देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे आर्टिकल 21 में दो बातें हैं। एक है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, और पहले देखेंगे, पहला वाला पॉइंट हम समझेंगे, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, यानी कि पर्सन है। यहाँ पर पर्सन में क्या होते हैं, सिटीजन और जो नॉन सिटीजन है दोनों शामिल होते हैं। यानी कि जो अनुच्छेद 21 है, ये जो हमारे नागरिक होते हैं, जिनके पास नागरिकता होती है वो भी इसमें आते हैं, और जिनके पास नागरिकता नहीं होती है वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये बात याद रखेंगे कि उनको उनके जीवन से नहीं हटाया जाएगा, राइट। या पर्सनल लिबर्टी, जो पर्सनल लिबर्टी होती है, यानी कि आपका जो एक जो आप निजी तौर पर जो छूट चाहते हैं, राइट। जैसे कि इसका एक उदाहरण देके मैं आपको समझा देता हूं। जैसे जीवन साथी चुनने का अधिकार, अगर आप कोई मनचाहा साथी चाहते हैं तो वो भी आज के समय में आपका एक मौलिक अधिकार है, और वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 21 का भी कौन सा वाला, ये जो भाग है पर्सनल लिबर्टी, ये मेरा निजी लिबर्टी है, यानी कि छूट है कि मैं किसी से भी शादी करूं, वो मेरा निजी मामला है। तो ये अनुच्छेद 21 में आता है, ठीक है। तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, पहली बात जीवन, और पर्सनल लिबर्टी दूसरी, एक्सेप्ट, यानी कि अपवाद दे रखा है। अपवाद कैसे दे रखा है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि यहां पर हम देखेंगे ये है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि एक कानून बनाया जाता है प्रोसीजर द्वारा। प्रोसीजर से क्या मतलब हुआ, प्रक्रिया से क्या मतलब हुआ, जैसे कोई विधेयक आता है, एक सदन में पास होता है, फिर दूसरे सदन में पास होता है, फिर उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वो कानून बन जाता है। ये एक प्रक्रिया है। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो अगर कोई ये प्रक्रिया मानी गई है, उसके द्वारा कानून बनाया गया है, और अगर आप उस कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप अपराध करते हैं, तब आपसे ये अनुच्छेद 21 छीन लिया जाएगा। उदाहरण मानते हैं, ये एक कानून है कि भैया कोई जो व्यक्ति है वो किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर मारता है, जान से मार देता है, तो वह व्यक्ति अपराधी है, ठीक है। तो अपराधी है और उसको मिलेगा प्राणदंड। तो देखिए, किसी व्यक्ति ने किसी को मारा तो उसने अपराध किया, तो फिर उसका अनुच्छेद 21 क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और इस वजह से
जो न्यायपालिका है उसे प्राणदंड दे देती है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को समझना है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो भी स्थिति हमने देखी वो हम देखते हैं क्या है कि लक्ष्मीकांत जो है, जिसे हम बाइबल ऑफ द पॉलिटी कहते हैं, वो क्या कहता है इसमें, ठीक है। अब देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स नो पर्सन, ये मैंने आपको बता चुका हूं, नो पर्सन यानी कि इसमें नागरिक और जो नागरिक नहीं है, जिनके पास नागरिकता नहीं है, वो भी शामिल होते हैं। शैल बी डिप्राइव्ड, उसको उसके जीवन से और उसकी पर्सनल लिबर्टी से हटाया नहीं जा सकता जब तक कोई उससे संबंधित कानून ना बना हो। और यहां पर क्या है, ये जो अधिकार है ये नागरिकों को भी यानी कि सिटीजन और नॉन सिटीजन को दिए गए हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब यहां पर देखेंगे गोपालन केस 1950 का, यानी कि अभी भी संविधान बना है 1950 में, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी, और उसी वर्ष एक मुद्दा गरमाया। ये मुद्दे में क्या हुआ था कि जो ये प्रश्न था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ वाली बात उठाई। अब इसको कैसे समझेंगे आप, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कोई कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, एक सदन में पारित हुआ, दूसरे सदन में पारित हुआ, उसके बाद वो हस्ताक्षर हो जाता राष्ट्रपति का, तो कानून बन जाता, राइट। परंतु बात है नैतिकता और अनैतिकता की, ये तो लिखा ही नहीं है कहीं, राइट। यानी कि एक उदाहरण देखते हैं, ऐसा कानून बना दिया जाए कि जो महिलाएं हैं वो स्कूल नहीं पढ़ेंगी। अब मानते हैं वो लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया और राष्ट्रपति ने भी उसमें हस्ताक्षर कर दिया, तो ये तो कानून बन गया। अब तो महिलाएं स्कूल जाएंगी ही नहीं क्योंकि कानून है, और ये कहीं ना कहीं नैतिकता पे खरा नहीं उतरता है क्योंकि ये एक अनैतिक कानून बन गया, राइट। परंतु प्रक्रिया तो मानी गई है। तो यहां पर जो ये केस हुआ था इसमें यही मुद्दा उठा था कि नैतिकता वाली बात कहां है, नैतिकता भी तो होनी चाहिए कानून को देखने के लिए। परंतु यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसमें नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था। नैरो से यहां मतलब है कि जब ये मुद्दा उठा था इस तरह का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संविधान में लिखा है वही सही है, यानी कि हम नैतिकता और अनैतिकता नहीं देखेंगे, कितना मोराल है वो हम नहीं देखेंगे। अगर प्रक्रिया फॉलो की गई है तो उसी को उसी को मान्यता दी जाएगी जो प्रक्रिया मानी गई है। तो यहां पर एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, किसमें, गोपालन केस में। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये है गोपालन केस, 1950 का केस है। तो यहां पर जो बात लिखी गई थी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, वही माना जाएगा। अब वहीं पर देखिए, यहां पर एक नया आपको सिद्धांत दिख रहा होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस समय 1950 के समय पे जो अमेरिका है वहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत अपनाया जा रहा था। अब प्रश्न है, सर ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ तो होता है, यानी कि प्रक्रिया तो देखी जाती है, प्लस नैतिकता और अनैतिकता भी देखी जाती है, राइट। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत होगा और वही कानून ले लीजिए, तो मैंने कहा महिला वाला, तो वो कानून रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज के लिए अनैतिक है। इट्स नॉट राइट फॉर द सोसाइटी, फॉर द सिविलाइज्ड सोसाइटी, राइट। चाहे उसमें प्रक्रिया मानी गई है, परंतु ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये कानून निरस्त कर दिया जाएगा, राइट। फिलहाल 1950 में जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है वही कानून माना गया। अब मैं आ रहा हूं सीधे 1978, यानी कि 28 वर्ष बाद क्या होता है। 1950 में तो नैरो इंटरप्रिटेशन दिया। अब 1978 वाले केस में, जो मेनका गांधी केस हुआ था, उसमें एक डिसीजन आया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि अब से हमारा सिद्धांत क्या होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। हालांकि आज भी आपको अनुच्छेद 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ दिखता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि मेनका गांधी केस से कि कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत भी हमारे वहां अपनाया जाएगा। इसीलिए 1978 से कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत होता है, राइट। यानी कि कहीं ना कहीं जो जुडिशियल रिव्यू है, जो न्यायिक समीक्षा होती है, वो देखी जाती है। जैसे प्रक्रिया कितनी भी अच्छी हो, बाद में ये भी देखा जाता है कि वो कितना नैतिक है, कितना अनैतिक है। उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, जैसे 99th अमेंडमेंट हुआ था जिसमें एनजेसी बनाया था, उसमें आपने देखा था प्रक्रिया द्वारा वो बना था, संविधान में संशोधन हुआ था 99th, और वो प्रक्रिया द्वारा बन गया। परंतु बाद में देखा गया कि ये तो जो एक मूल ढांचा होता है डिवीजन ऑफ पावर, उसमें तो खरा उतरता ही नहीं है। ये डिवीजन ऑफ पावर का उल्लंघन करता है, शक्तियों का जब विभाजन होता है उसका उल्लंघन करता है। तो इसीलिए एनजेसी को बाद में निरस्त कर दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो हम क्या सीखें 1978 से, अब कहीं ना कहीं चाहे लिखित प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, परंतु 1978 से माना क्या जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये भी हमने देखा। आगे देखते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 21 जो है उसमें क्या क्या दायरा है, ये आपकी लक्ष्मीकांत में आप देख पा रहे होंगे। ये सब जो है वो आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है।
तो क्या सर मुझे ये याद करना? नहीं, याद नहीं करना है, ये आपने एक बार गो थ्रू हो जाना है, थोड़ा आइडिया ले लेना है कि आज के समय पे जैसे ये 35 आइटम आपको दिखेंगे, 2019 का पब्लिकेशन है ये, 6th एडिशन का, तो तब का आप देखेंगे तो इतना आपको दिखेगा, राइट? तो एक बार गो थ्रू हो जाना आपने। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि राइट टू एजुकेशन, क्योंकि आप जानते हैं जो अनुच्छेद 21 है उसी के अंतर्गत 86th अमेंडमेंट से, आप जानते हैं 86th अमेंडमेंट से, यहाँ पर लिखा भी है देखिए 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था, एक जो शिक्षा का अधिकार है उसको अब एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत डाल दिया गया है, राइट? अब देखिए ऐसा नहीं था कि जब 2002 से पहले, मैं 2002 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि संशोधन इसी वर्ष हुआ था, 2002 से पहले भी कहीं ना कहीं शिक्षा की बात उठाई गई थी, परंतु वो भाग 4 में उठाई गई थी। भाग 4 क्या है? डीपीएसपी है, और आप जानते हैं डीपीएसपी में नियम दिए गए हैं संविधान में, जिसके तहत राज्य से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो भी कानून बनाएंगे भाग 4 में दिए गए नियम को अपनी नीतियों में शामिल करेंगे, पर राज्य इसमें बाध्य नहीं होते, राइट? जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट जो व्यक्ति है वो डायरेक्ट कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, और राज्य जो है बाध्य हो जाता है मौलिक अधिकार की वजह से। परंतु भाग 4 में डीपीएसपी है, वहां पर राज्य बाध्य नहीं होता है, राइट? तो देखिए हम देखेंगे जो आर्टिकल 45 था, जो भाग 4 का था, उसमें बात उठी थी, मतलब बताई गई थी कि एक नियम होना चाहिए फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो यानी कि हम समझे कि ये जो मौलिक अधिकार का रूप इसने जो लिया 2002 में, उससे पहले कहीं ना कहीं ये भाग 4 में ये था, परंतु मैंने बताया कि भाग 4 बाध्यता नहीं बनाता है राज्यों के लिए, इसीलिए राज्य इसके लिए इतने सीरियस नहीं थे, राइट? आगे देखते हैं। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, भाग 4 में होने से और भाग 3 में आने से क्या फर्क हुआ? जो शिक्षा का अधिकार है, फर्क ये हुआ कि अब न्यायपालिका पिक्चर में आ जाती है। जो भी चीज भाग 3 में आ जाती है तो न्यायपालिका अहम भूमिका में आ जाती है। अगर वो भाग 4 में था तो न्यायपालिका समीक्षा हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि बाध्यता नहीं थी, तो न्यायपालिका आएगी ही नहीं। पर जहां वो भाग 3 में आ गया तो बाध्यता हो जाती है राज्यों के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर वो नहीं दिया जाएगा तो न्यायपालिका अहम भूमिका में आ जाती है। तो हम क्या सीखें? अब राइट टू एजुकेशन जो कि भाग 3 में आ गया है, तो उसमें न्यायपालिका की भूमिका बढ़ा दी गई है, अहम भूमिका हो गई है, राइट? आगे देखते हैं। ये अनुच्छेद 21A जब डाला गया राइट टू एजुकेशन, और मैंने हमेशा कहा है कि कुछ अधिकार अपने आप काम नहीं करते हैं, कुछ मौलिक अधिकार अपने आप काम नहीं करते हैं, उनको लागू कराने के लिए कहीं ना कहीं हमें अधिनियम का सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए इसी से प्रेरित होकर माफ कीजिएगा, इसी से प्रेरित होकर एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम है कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे हम RTE एक्ट कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, 2002 में इसको एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया और 7 वर्ष बाद इसे कहीं ना कहीं लागू किया गया। तो यानी कि यहां से हम ये सचे कहीं ना कहीं राज्य के लिए सरदर्दी थी, क्योंकि इतने बच्चों को पढ़ाना राज्य पे खर्चा था, तो इसीलिए 7 वर्ष लग गए, ठीक है? हालांकि वर्तमान में ये अब मौलिक अधिकार है। तो ये 2009 में अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो भी राज्य है वो एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब होता है क्लास 8th तक, कक्षा 8 तक। तो कक्षा 8 तक जो राज्य है उसकी जिम्मेदारी है वो मुफ्त में शिक्षा प्रदान करेगा बच्चों को, राइट? तो आगे देखेंगे। अब देखिए एक बात याद रखेंगे, जैसे कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे बहुत जगह लिखा रहता है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी, राइट? ऐसा बोला जाता है। जैसे कि अगर ये मान लिया जाए एक नियम की 3 वर्ष के बाद बच्चे का एडमिशन कराना है और नर्सरी KG1 KG2 को भी रखा जाए, उसके बाद क्लास 1 रखा जाए, तो उस हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पता चलता है कि 14 वर्ष में बच्चा क्लास 8th में पहुंचेगा, राइट? परंतु कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे की उम्र ज्यादा हो और वो बहुत लेट उसका एडमिशन दिया हो, तब क्या? यानी कि अगर वो 14 वर्ष उसको कक्षा 6 में ही पूरे हो जा रहे हैं, तो यानी कि वो कक्षा 6 के बाद नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो तो 14 वर्ष का हो गया। अर्थात वरीयता किसको दी जाएगी, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? एज को 14 ईयर्स या कक्षा को क्लास 8। तो यहाँ पर आपने देखा होगा अधिनियम में क्या लिखा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि कक्षा 8 तक फ्री में पढ़ाया जाएगा, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, राइट? तो ये बात याद रखेंगे,
तो यहाँ पर यही बात बताई है। और जो इसके पीछे एक 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 उद्देश्य है वो ये है कि समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और कहीं ना कहीं जो एक मानवता होती है, जब मानवता होती है तभी एक समाज सभ्य समाज होता है। वो तभी होगा कम से कम लोगों के पास एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। यानी कि एक सभ्य समाज का जो व्यक्ति होता है उससे ये उम्मीद की जाती है कि सभ्य समाज होने के लिए कम से कम हर व्यक्ति एटलीस्ट कम से कम 8th पास होना चाहिए, राइट। तो ये माना जाता है। तो यहीं से देखिए हमने कैसे एक न्यूज से एक डेटा जो हमारे एग्जाम रिलेवेंट होता है वो हम ले लेते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर समाप्त करने जा रहा हूं। जय हिंद।